फिर से एक नए रिवीजन सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, अभी बज रहे हैं रात के रात के 11:02 हो रहा है और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तारीख आज कितना है देख लेते हैं थोड़ा सा। आज तारीख है 14 अप्रैल ठीक है 2025 11 बजे रात को हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं। तो गणेश भगवान को करेंगे प्रणाम और आगे रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाग 4 आज शुरू करने वाले हैं कि भाग 1 क्या कहते हैं कि संघ एवं स्टेट एंड यूटी पर था। दूसरा में क्या था, नागरिकता था 5 से 11। उसके बाद 12 से 35 मौलिक अधिकार था। ठीक है, 12 से 35। उसके बाद आ गया चौथा डीपीएसपी। ठीक है ना, डीपीएसपी में का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और राज्य हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और इसमें उन सारे विषयों को रखा जाता है जिसको अभी तत्काल में तो राज्य सक्षम नहीं है करने में, लेकिन जिस दिन सक्षम हो जाएगा उसको डीपीएसपी से मेन नियम कानून में उसको मेन एक्ट पारित करके या जैसे भी एक क्या कहते हैं कि सॉलिड रूल बना सकते हैं। जैसे कि पंचायती राज, जैसे आर्टिकल नंबर 40 से 73वां संविधान संशोधन 1993 का करके कहते कि पंचायती राज का गठन किया गया। पंचायती स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का क्या कहते हैं कि गठन किया गया। उसी तरीके से क्या कहते हैं कि डीपीएसपी में डीपीएसपी को आयरलैंड से लाया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है और आर्टिकल 35 से लेके 51 के बीच में डीपीएसपी आता है। प्रस्तावना के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है और राज्य क्या करेगा उसके लिए सामाजिक आर्थिक और न्यायिक राजनीतिक न्याय के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करेगा राज्य। ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करेगा। आर्टिकल नंबर 36 में राज्य का परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 37 में डीपीएसपी है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, आर्टिकल नंबर 37 है। ठीक है ना, नोट फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। ठीक है ना, बात करते हैं मिनर्वा मिल केस 1980। मिनर्वा मिल केस 1980। डीपीएसपी और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, मिनर्वा मिल केस 1980 में कहा गया कि डीपीएसपी और मूल अधिकार क्या कहते हैं एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का बात किया गया। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का बात किया गया आर्टिकल नंबर 38 में। आर्टिकल नंबर 39 में बात किया गया है कि 39 में है कि सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा और राज्य अपने संसाधनों का आर्टिकल 39A में बोला गया 39B में बोला गया है कि राज्य अपने संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम हित पहुँचे। ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही व्यवहारपूर्ण तरीके से और कहते हैं समानता की दृष्टि रखते हुए करेगा। और फिर आर्टिकल नंबर 39C में लिखा गया है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा कि कोई भी उसको सामान को इकट्ठा न करे, एक आदमी के हाथ में न चला जाए। राज्य समान वितरण करेगा। ठीक है ना, समान वितरण करेगा। फिर आर्टिकल नंबर 39D स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39D ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 39D स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये 39D में कहा गया है। सी में है राज्य आर्थिक संसाधनों के एलोकेशन पे जमाखोरी पे रोक लगाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सी हो गया। ठीक है, और डी में हो गया कि स्त्री और पुरुष को समान
कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 39A जो कि जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री लीगल एड, ठीक है। 1800, ठीक है, नालसा का स्थापना का हुआ था 1987 के एक्ट में। 1987 देखकर कुछ याद आ रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसी वर्ष हुआ था, 1987 में ही हुआ था। उसी समय नालसा का स्थापना हुआ। नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सिक्योरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है ना। राष्ट्रीय विधि, हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है ना, जिसका 9 नवंबर को हर वर्ष विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत का गठन का चर्चा है। इसमें यह अनुच्छेद गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको लागू किया गया। आर्टिकल नंबर 41 राज्य के सभी लोगों को शिक्षा काम और लोक सहायता उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के सभी लोगों को 41 में कि राज्य के सभी लोगों को शिक्षा काम और लोक सहायता प्रदान उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। इसी के तहत शिक्षा में आर्टिकल 21A में शिक्षा को जोड़ा गया। काम के लिए मनरेगा का स्टार्ट किया गया और लोक सहायता के लिए बेगारी में बीमारी में बुजुर्गों को निःशक्तों को क्या कहते हैं कि लोक सहायता पहुंचाना, ठीक है ना। कि लोक सहायता कब पहुंचाना? जब लोग क्या बेगारी में है, काम नहीं है उसके पास, बीमारी में है, या बुजुर्गों को और निःशक्तों को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 42 40 और 42, ठीक है ना। 42 में क्या कहा गया है कि प्रसूति सहायता 4 का आधा 2 42 में प्रसूति सहायता गर्भाशय के दौरान महिलाओं का सहायता करना, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता करना, प्रसूति सहायता करना। आर्टिकल नंबर 42 है। आर्टिकल नंबर 43D में है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा और 9B में सहकारी समिति को जोड़ा गया था। सहकारी समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 3 जगह 9B हो गया, 19(1)(c) हो गया और 43B सहकारी समिति का बात करता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है, समान नागरिक संहिता का बात करता है। केस 2 तरह का होता है कि सिविल कोड, एक होता है क्रिमिनल कोड, एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी, ठीक है ना। तो क्रिमिनल कोड में क्या होता है, जैसे कि गोली मार दिया, किसी को हत्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया, तो इसमें CRPC लगता है, ठीक है ना। क्रिमिनल पिनल कोड, ठीक है ना। कानून सभी के लिए समान होगा क्रिमिनल कोड में, ठीक है ना। लेकिन सिविल कोड जैसे कि शादी तलाक और गोद लेना, उत्तराधिकारी विरासत, ये सब के लिए एक सारे धर्मों हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए एक समान नियम बनाना ही इसी क्या होता है UCC माने यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। आगे बात करते हैं कि तलाक क्या दिक्कत आ रहा था जिस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। उसके पीछे का एक वजह ये था कि तलाक उल बिद्दत और 3 तलाक जैसे केस थे, जिसे सायरा बानो केस के में समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तलाक उल बिद्दत को 3 तलाक प्रथा था उसको सायरा बानो केस के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था कि अगर एक लड़का एक लड़की से निकाह माने शादी करता है, उसके बाद अगर तलाक दे देता है और फिर से वो लड़की चाहती है कि लड़का के पास ही आए, उसके लिए किसी थर्ड पर्सन से उसको शादी करना होगा, फिर तलाक लेना होगा, फिर वो लड़की ना उस पहले वाले लड़के से शादी कर सकता है। इसको निकाह हलाला बोला जाता है। क्या? निकाह हलाला बोला जाता है। हलाला भाई साहब, बहुत लड़की तो एक खिलौने की तरह हो गई, इसका मतलब इसी को हटाया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि शादी हो या तलाक हो या गोद लेना हो या उत्तराधिकारी हो या विरासत हो, ठीक है, इन सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए समान क्या बोलते हैं कि समान नियम होंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हलाला के नोट समान नागरिक संहिता गोवा में सर्वप्रथम लागू हुआ
लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बिल पारित करके इसे लागू किया, ठीक है ना। अधिनियम बनाकर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल्यकाल देखभाल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा। पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का बात कर रहा था। देखिए शिक्षा का बात 21A में भी है, 21A में, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक ईयर को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। आर्टिकल नंबर 47 में पोषण एवं मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि मद्य पदार्थ, शराब, लीकर, इस पर बैन लगाया जाता है। जैसे बिहार, गुजरात में शराबबंदी है इसी आर्टिकल नंबर 47 के वजह से, ठीक है। 48 में गौवध पर रोक, आर्टिकल नंबर 48, ठीक है, गौवध पर रोक है। कृषि एवं पशुपालन 1948 में, आर्टिकल नंबर 48 में गौवध पर रोक है और कृषि पशुपालन, ठीक है ना। ये 48A में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण और वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में पर्यावरण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कब आया था? 1986 में। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 राज्य ऐतिहासिक इमारतों जैसे हिस्टोरिकल मूवमेंट और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को संरक्षण करेगा। आर्टिकल नंबर 50 राज्य के कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई आर्टिकल नंबर 50 में। क्या कि सरकार में ना कार्यपालिका होता है, एक व्यवस्थापिका होता है, एक न्यायपालिका होता है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट होती है वो कार्यपालिका के अंदर आती है। संसद हो गया व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गया, ठीक है ना। तो देखिए कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना, ठीक है ना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कि कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होता है कि जांच और दंड देना, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, भारत की विदेश नीति आर्टिकल नंबर 51 पे ही पर ही आधारित है। मूल बिंदु है राष्ट्रीय हित। किसी भी क्या बोलते हैं कि देश के लिए उसका राष्ट्र हित सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत अपनाता है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ स्तंभ, ठीक है ना। शेर शांत मुद्रा में सारनाथ स्तंभ है, ठीक है। आगे बात करते हैं DPSC पे स्टेटमेंट देने वाला KT साहब बोले थे कि DPSC का ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर करता है, निर्भर है, ठीक है। बैंक की इच्छा पर निर्भर है DPSP। फिर आइवर जैमिंग बोला था DPSC पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षाएं, हम पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यूथेनेसिया के बारे में, इच्छा मृत्यु के बारे में। यूथेनेसिया एक असाध्य रोग के स्थिति या अत्यधिक दर्द की स्थिति में इच्छा मृत्यु मांगने के लिए। तो इसमें 2 तरह का होता है, एक पैसिव यूथेनेसिया होता है, वो एक्टिव यूथेनेसिया होता है। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है? जैसे कि पैसिव यूथेनेसिया होता है कि लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस हटा दो तो मृत्यु हो जाएगा, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, ठीक है। ये सब कुछ होता है ना, उसको हटा दो। लाइफ सपोर्टिंग जैसे पेस मेकर है, ये सब हटा दो, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। एक होता है सक्रिय जैसे कि जहर का इंजेक्शन देके दर्द नहीं होगा, शांति से मौत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको अब कुछ देश ऐसा है जहाँ पर सुसाइड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं एक अरुणा शानबाग नर्स थी, ठीक है ना। 2015 में इनका मृत्यु हुआ। 2015 में इनका मृत्यु हुआ। इसके रिश्तेदार और हॉस्पिटल वाले इसके लाश को लेने से क्या हुआ था कि इनकार कर दिए थे, क्योंकि एक सोशल वर्कर थी और सोशल वर्कर थी, कोमा में चली गई थी। अपने ताउम्र जिंदगी क्या बोलते हैं कि कोमा, ठीक है। तो एक बार सॉरी थोड़ा नींद आ गया था भाई। देख लेते हैं कि अरुणा शानबाग कौन थी? देखिए मुंबई में एक हॉस्पिटल की नर्स थी जिसके साथ एक वहाँ के वॉचमैन ने उनके साथ छेड़छाड़ कर दिया था और गला का एक नस दब जाने के कारण पूरी ज़िंदगी उनको बिस्तर पर कोमा में रहना पड़ा, ठीक है ना। और ठीक है ना, और उनकी क्या होते हैं नर्स लोग ना पैसिव यूथेनेसिया की मांग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। और सोशल वर्कर लोग भी कह रहा था कि नहीं इनको दे देना चाहिए, लेकिन और क्या था कि रिश्तेदार ना उससे मिलने के से या फिर उनका बॉडी लेने से मना कर रहा था,
ठीक है। तो हॉस्पिटल तो तैयार हो गया, लेकिन क्या होता है जब तक कोई डिसाइड नहीं होगा, ऊपर से परमिशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिल सकता। एक्टिव एस्थेनेसिया अगर को परमिशन दे दिया जाए तो अराजकता फैल जाएगा और डर का मिसयूज हो जाएगा। पैसिव यूथेनेसिया कंडीशन असाध्य रोग होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, असाध्य रोग या दर्द होना चाहिए, डॉक्टर्स का तय होना चाहिए, डॉक्टर तय होना चाहिए, खुद एंड फैमिली मेम्बर होना चाहिए, ठीक है। खुद विल माने विरासत, ठीक है ना। कैंसर जैसे रोग असाध्य है, ठीक है ना। इलाज के लिए 60 वर्ष हो चुका है, 5 साल का, ठीक है ना। तो भाई क्यों कहीं कराओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।